देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। उस समय आपदाओं, विशेषकर अकाल को ईश्वरीय प्रकोप माना जाता था। देखिए, आपदा प्रबंधन की सबसे पहली शुरुआत अगर हम कहें तो ब्रिटिश काल के समय में हुई। उस समय देखिए ज़्यादातर आज की जैसी आपदाएं नहीं आती थी, एक सूखा वगैरह ही पड़ती थी। तो उस समय विशेषकर अकाल को क्या माना जाता था? ईश्वरीय प्रकोप माना जाता था। अब दूसरी एक और बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उसका मेन काम क्या था? राजस्व संग्रह था। इसलिए प्रारंभिक आपदा प्रबंधन के प्रति उसका दृष्टिकोण निष्क्रिय था। लेकिन फिर हुआ क्या? 1770 में भयंकर बंगाल में अकाल पड़ा। 1770 में भीषण बंगाल अकाल, 1866 में उड़ीसा अकाल, और 76-78 में आपका महान अकाल जिसे ग्रेट फेमाइन कहा जाता है। 1900 में आपका छप्पनिया अकाल से लगातार हो रहे जनधन के नुकसान ने ब्रिटिश अंग्रेजों को स्थायी नीति बनाने का मजबूर कर दिया कि अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? कैंपबेल आयोग। उड़ीसा में अकाल कब पड़ा आपका? उड़ीसा में पड़ा 1866 में। तो उड़ीसा अकाल के बाद कैंपबेल आयोग बना, जिसने आपदा के समय सरकार की जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की। तो कैंपबेल आयोग ने कहा कि भाई सरकार की कुछ जो जिम्मेदारी हो है कि ये उसको देखे, ठीक है। उसके बाद महान अकाल 1876-78 में पड़ा। तो महान अकाल के बाद आपका बना स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग यह सबसे महत्वपूर्ण आयोग था। इसकी सिफारिशों के आधार पर अकाल संहिता बनाई गई। अकाल संहिता, फेमाइन कोड 1883, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए अकाल संहिता किस अकाल के बाद बनाई गई, तो ग्रेट फेमाइन जो आपका आया था 76-78 में, उसके बाद अकाल संहिता 1883 बनाई गई। यह दुनिया के पहले व्यवस्थित आपदा प्रबंधन दस्तावेजों में से एक था। इसमें अकाल की चेतावनी, राहत कार्यों और किस प्रकार अनाज का वितरण किया जाए इसके बारे में प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद मैकडोनेल आयोग, यह छप्पनिया अकाल के बाद। देखिए, छप्पनिया अकाल आपका 1899 और 1899 1900 में पड़ा था। यह आयोग छप्पनिया अकाल के बाद एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित किया गया था। आप देख सकते हैं इसमें वायसराय कर्जन रहा होगा, है ना। तो छप्पनिया अकाल के बाद एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में मैकडोनेल आयोग लॉर्ड कर्जन ने गठित किया। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा ब्रिटिश प्रणाली पर ही आधारित रहा। जब हम आज़ाद भी हो गए, लेकिन कई सालों तक ब्रिटिश पर ही आधारित रहा हमारा ढांचा। उस समय आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से कृषि मंत्रालय के अधीन था। आपदा प्रबंधन कृषि मंत्रालय के अधीन था, क्योंकि प्रमुख आपदाएं कृषि से संबंधित ही थी कि सूखा आ गया और अकाल आ गया, तो ये कृषि संबंधित आपदाएं थी। राज्यों में राहत पुनर्वास कार्यों के संचालन सामान्यतः राजस्व विभाग द्वारा किया जाता था। अब कोई आपदा आई तो उसके बाद उसका नुकसान क्या हुआ, ये सब कौन देखता था? राजस्व विभाग देख लेता था। लेकिन कृषि विभाग के अंतर्गत मूलतः सारी चीज़ें थीं। प्रारंभिक योजनाओं में आपदाओं के लिए अलग बजट नहीं था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को जो अकाल वगैरह पड़ते थे तो उससे कुछ होता नहीं था। प्रारंभिक योजनाओं में आपदाओं के लिए अलग बजट नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन राहत कोष से सहायता दे दी जाती थी। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा थी, उसने 1990 से 2000 को राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिजास्टर न्यूनीकरण, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, और ऐसे करके आप याद कर क्या लिखा है अंग्रेजी में, तो हिंदी में पढ़ लो। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया। इसके बाद कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करी गई। अब देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन के व्यवस्थित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अगस्त 1999 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और कि कृषि और सहकारिता विभाग, देखो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, अगस्त 1999 की बात है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई। मतलब एक ऐसी कमेटी की स्थापना की गई जिसके पास बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इस समिति के अध्यक्ष श्री जेसी पंत थे। जेसी पंत कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। 2001 के गुजरात भूकंप के बाद इस उच्चाधिकार समिति ने कुछ सिफारिशें दी।
2001 में भूकंप आया। देखो 1999 में कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए उच्चाधिकार समिति की स्थापना की गई। सदस्य जेसी पंत थे। 2001 में गुजरात भूकंप आया। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना सिफारिश के आधार पर 2001 में आपदा प्रबंधन का प्रभार कृषि मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय को दे दिया गया। यहाँ पर 2001 में आपसे पूछा जाएगा कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय को प्रभार कब दिया गया? 2001 में। अब हुआ क्या? 26 दिसंबर 2004 में बहुत हैवी सुनामी आती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई भीषण सुनामी के व्यापक विनाश के बाद हुआ क्या कि अब केवल आपदा से राहत के लिए हम बात नहीं करेंगे कि अब क्या लगा कि नहीं, पहले से हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो वैश्विक स्तर पर ह्यूगो फ्रेमवर्क की रणनीतियों में तालमेल बिठाते हुए भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित कर दिया। देखिए इतनी बड़ी जब अकाल पड़ा तो सरकार सुनामी आई तो सरकार को लगा नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम का अगर कोई पूछे कि कारण क्या था कि जो 2004 में 26 दिसंबर को जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उससे जो तबाही मची थी उसके फलस्वरूप 23 दिसंबर 2005 को आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन को अलग अध्याय के रूप में परिभाषित किया गया। अब देखिए आपदा प्रबंधन चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन चक्र वह सतत प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन चक्र वह सतत प्रक्रिया है। देखिए अब ये चक्र की बात चलने लगी। अभी तक क्या था कि जब आपका अकाल वगैरह कोई आपदा आ जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आने के बाद एक चक्र की तरह हमने इसको कंसीडर करना शुरू किया। आपदा प्रबंधन चक्र वह सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार, संस्थाएं, समाज आपदा की पहले से तैयारी करता है। देखिए इसमें सरकार, समाज और संस्थाएं आपदा की पहले से क्या करेंगे? तैयारी करके रखेंगे। आपदा के समय प्रदान किए जाते जो और आपदा के समय प्रदान करते हैं, राहत प्रदान करते हैं और आपदा के बाद पुनर्निर्माण भी करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है। आपदा प्रबंधन चक्र के 4 मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहले न्यूनीकरण, फिर तैयारी, फिर आपका प्रतिक्रिया और फिर पुनर्प्राप्ति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ऐसे काम करेंगे कि आपदा आए ही ना, तो आपदा न्यूनीकरण हो गया, मिटिगेशन हो गया। अब हम सोच के चलेंगे कि हो गया, अगर फिर भी आपदा आ गई तो हम उसके लिए तैयारी भी करके रखेंगे, प्रिपेयर्डनेस। अब वास्तव में अगर आपदा आ गई है तो उसके लिए हम रेस्पॉन्स भी तुरंत करेंगे। आपदा के बाद रिकवरी या रिहैबिलिटेशन करेंगे। तो आपदा प्रबंधन के 4 चक्र हैं। कितने चक्र हैं हमारे? आपदा प्रबंधन के 4 चक्र हैं। कौन कौन से 4 चक्र हैं आपके? देखिएगा, सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपदा हो ही ना। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? हम ये कोशिश करेंगे कि आपदा हो ही ना। अब फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपदा हो जाती है तो हम उसकी क्या करेंगे? तैयारी लेकर के चलेंगे। अब तैयारी हमने ले ली, अब वास्तव में आपदा आ गई तो हम उसके लिए प्रतिक्रिया करेंगे। अब आपदा आकर के चली गई तो हम उसका क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा इसमें लिखा हुआ है। आपका आपदा प्रबंधन एक चक्र, एक सतत प्रक्रिया है। देखिएगा कि आपदा प्रबंधन चक्र एक सतत प्रक्रिया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? आपदा प्रबंधन चक्र जो एक सतत प्रक्रिया है इसमें हमें देखिएगा सबसे पहले न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब क्या है? हमें ये देखना होगा कि आपदा आए ही ना। आपदाओं की तीव्रता, संवेदनशीलता को कम करने का उपाय करना। आपदाओं की तीव्रता, संवेदनशीलता को कम करने के उपाय करना ताकि हमारे ऊपर आपदा आए ही ना। अब आएगी भी तो उसके लिए हम पहले से तैयारी रखेंगे। आपदा की प्रिपेयर्डनेस, आपदा आने से पहले तैयारी, आपदा की पूर्व योजना बनाना, अभ्यास करना और पूर्व चेतावनी लागू करना। अब आपदा आ गई तो आपदा के समय तत्काल बचाव एवं राहत कार्य हेतु जीवन बचाने के लिए प्रतिक्रिया देना। उसके बाद अगर मान लो सब कुछ ठीक ठाक रहा और तो उसके बाद हम बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए फिर से हम लोग काम करेंगे। उद्देश्य क्या है? जीवन, संपत्ति, पर्यावरण के नुकसान को कम करना। आगे देखते हैं। इन चरणों के बारे में हमें बताया गया है। जो हमने अभी चरणों के बारे में बात करी तो देखिए सबसे पहला चरण आपदा आने से पहले का चरण है। अभी आपदा आई ही नहीं है, हम कोशिश करेंगे आपदा आई ना। इस चरण में ऐसे उपाय किए जाते हैं कि आपदा पर नुकसान कम हो। तो मकान जब हम बना रहे होंगे तो उसको ऐसा बनाएंगे कि भूकंप रोधी हो, और बाढ़ के लिए हम पहले से ही डैम वगैरह बना करके रखेंगे, है ना। इस प्रकार से
हम ये चीज़ें करके रखेंगे। इस चरण में ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे नुकसान कम हो। मुख्य उद्देश्य आपदा की जोखिम को कम करना, सुरक्षा बढ़ाना, संपत्ति और संसाधन की रक्षा करना। इस चरण में जोखिम का आकलन करना, सुरक्षित और भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना, बाढ़ नियंत्रण, तटबंध निर्माण, वनों का संरक्षण, आश्रय स्थल का निर्माण किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी आती है तैयारी का चरण। तो प्रिपेयर्डनेस हो गई। देखिए, पहला मिटिगेशन हो गया, दूसरा प्रिपेयर्डनेस हो गया। मुख्य रूप से तैयारी की योजना बनाते हैं। इसका उद्देश्य आपदा आने पर त्वरित राहत और कार्य की सुनिश्चित करना। मतलब ये तैयारी हो रही है अभी, मॉक ड्रिल वगैरह करेंगे, प्रशिक्षण मॉक ड्रिल आयोजित करना, पूर्व चेतावनी विकसित करना, संसाधनों का उपयोग करना। तो बस ये अब प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद आपदा आ गई है तो तुरंत प्रतिक्रिया, जान बचाना, नुकसान को कम करना, खोज और बचाव कार्य, घायलों को अस्पताल भेजना, राहत स्थापित करना, पानी की व्यवस्था करना, बाढ़ आदि को नियंत्रित करने के प्रमुख उपाय करना। अब इसके बाद आएगा पुनर्प्राप्ति। तो इस चरण का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र को पुनः सामान्य स्थिति में लाना होता है। घरों और सड़कों का पुनर्निर्माण, प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, रोजगार उपलब्ध कराना, सामाजिक और मानसिक सहायता देना इस चरण के अंतर्गत आने वाले प्रमुख आपके चरण हैं या कार्य हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अब ये सब कुछ हो गया, तो अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वास्तव में है क्या? यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन को केवल, देखिए ये वास्तव में है क्या, एक बार फिर से समझते हैं। देखो, आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करना। देखिए, हम काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसका कोई कानून नहीं बना है, तो कानूनी रूप से उसका संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया। 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन को केवल राहत और प्रतिक्रिया तक सीमित न रखकर रोकथाम और शमन की तैयारी तक लेकर के जाना है। तो इसका ये हमारा क्या हुआ, केवल राहत और प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा, रोकथाम और शमन की तैयारी भी करी। देखो, पहले क्या था, राहत और प्रक्रिया तक रखती थी चीज़ें, लेकिन हमने रोकथाम, शमन की तैयारी, 3 स्टेप और जोड़ दिए। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 3 तरीके के संस्थाएं की स्थापना की गई, NDMA, SDMA और DDMA। कौन कौन सी? NDMA, SDMA और DDMA। अब ये NDMA क्या है? NDMA को देखते हैं। NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये क्या है आपका? जिला, DDMA जिला डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। इस अधिनियम में 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। तो याद रखिएगा, इस अधिनियम में कितने धाराएं हैं? इस अधिनियम में 11 अध्याय हैं। इस अधिनियम में 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। ठीक है। अब थोड़ा इन धाराओं के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या धाराएं हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। तो इन धाराओं के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, अध्याय 1 में क्या है? हमने 11 अध्याय बताए हैं, 79 धाराएं। मेन आप देख लीजिए। अध्याय 1, धारा 1 और 2। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, अध्याय 2 में 3 से 13 तक, अध्याय 3 14 से 24 तक। देखिए, मेन हमारे 4-5 अध्याय हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो अध्याय 1, इसमें धाराएं कितनी है? 2। अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। तो इसमें धारा 1 में क्या है? अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार है, और ये कब लागू होगा। धारा 2, आपदा प्रबंधन, शमन, प्रतिक्रिया, पुनर्वास आदि की कानूनी परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। अध्याय 2 क्या कह रहा है? 3 से 13 तक है। देखिए, आपदा प्रबंधन शमन अधिनियम की कानूनी परिभाषाएं आपका 1 और 2 में दे दी गई, पहला अध्याय में, और दूसरे अध्याय की हम बात कर रहे हैं, 3 से 13 तक है। देखिए, इसमें NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य, शक्तियाँ, कार्य, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय योजना। मतलब इसमें NDMA से संबंधित हो गया। अध्याय 3 14 से 24। देखिए, 3 से 13, 1 और 2 निकल गए, 3 से 13, 13 के बाद 14 है, तो 14 से 24, इधर 3 से 13, इधर 14 से 24, 10 हो गई। आप याद रखिएगा। इसमें SDMA के बारे में गठन, SDMA का गठन, देखिए ऊपर NDMA का गठन इसमें SDMA का गठन, NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसका मुख्यमंत्री, सदस्य, शक्तियाँ, कार्य, राज्य कार्यकारी समिति, इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की, और राज्य योजना, राष्ट्रीय योजना। ठीक है। तो अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, अध्याय 2 में 10-3 से लेकर के 13 तक, अध्याय 3 14 से 24 तक। अब देखिए, अध्याय 4 25 से 34 तक। अब ये 25 से 35 तक नहीं है, ये आपका 25 से 34 तक है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जिला से संबंधित चीज़ें करेगा। गठन सह अध्यक्ष DM हो गया आपका, स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि हो गया। कार्यशक्तियाँ और योजना वही है। तो देखिए अध्याय 1 में आपका 1 और 2, अध्याय 2 में आपका 3 से 13, तो अध्याय 3 में कितना हो गया 4 से 14, अध्याय 4, अब ये होने के बाद आपका अध्याय 4, अब अध्याय 4 हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 4 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, अध्याय 4 आपका 25 से 34 तक है, 25 से 34 तक, 25 से 34 तक। अब ये 35 तक होता तो और बढ़िया हो जाता, तो हमने इसके बारे में भी जान लिया। अध्याय 5 अब 34 तक हो गया, 35 से 40, 5 में देखो 5 कर दो, 35 से 40, अध्याय 5 35 से 40। देखिए SDM में हो गया, NDA में हो गया, DDM में भी हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी और उपाय करना। अब इसमें क्या हो गया, देखिए राज्य सरकार अपनी, केंद्र सरकार अपनी, विभिन्न मंत्रालय अब ये जो काम करेंगे उसमें है ये 5 धाराएं आपकी अध्याय 5 में 35 से लेकर के 40 तक। अब अध्याय 6 की बात करेंगे, इसमें एक ही धारा है, अध्याय 6 में एक धारा है। देखो 4 पे 1 41 और 4 पे 1 41, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये 4 5 मतलब ये भी लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 पे 1 लगा दिए 41, इधर 5 6 हो गया, ठीक है। अध्याय 6 और इधर 41। स्थानीय प्राधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं, नगर निगमों की जिम्मेदारियाँ 41, 40 में देखिए इनका गठन है, तो 41 में हमने जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है 42 की, 43 की, अध्याय 7 42 43, इसमें क्या है, NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, उसका प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, NIDM का गठन, उसके कार्य 42-43 में आपको दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले तो जान लिया आपका अध्याय 4 में 4 तक आपका 25 से लेकर के 34 तक हो गया, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद अध्याय 5 में 5 जोड़ दो, 35 से लेकर 40 तक। अध्याय 6 का मतलब 5 और 1 मिला करके 6 बना, तो ऐसे हमने 4 पर 1 लगा दिया, 41 हो गया। तो पंचायती राज संस्थाओं और निगमों के कार्य हो गए। अध्याय 7 42-43, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42, ऐसे याद कर लो, 7 का 42-43 हो गया। इसमें NIDM मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संबंधित है, उसका गठन वगैरह है। अब बात करेंगे आपका अध्याय 8, ठीक है। तो 44 से 45, देखिए इनमें 2-2 1-1 ही धाराएं दे रखी हैं। देखो इसमें भी कितनी थी, इसमें 5 के बाद देखो इसमें 10 तक थी, इसमें 5 में 5, 6 में 1, 7 में 2, 8 में भी 2, 44-45 हो गई आपकी। NDRF का गठन है, अगर कोई पूछे NDRF तो 44-45 NDRF, 44-45 NDRF। देखो सुनने में भी लग रहा है NDRF 44-45 NDRF आपात स्थिति में विशेषज्ञ NDRF का गठन, निर्देशन और नियंत्रण। अब इसके बाद आता है 9 में 46 से 50 तक आ जाएंगे, 46 47 48 49 50, 9 में 46 से 50 तक वित्त लेखा परीक्षा। देखो 9 अब जब आया तो हम लोग अब पैसा वैसा के लेकर के बात करने लगेंगे। हम लोग बड़े हो गए ना, 8वीं तक पढ़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं 8वीं तक फ़ीस नहीं लगती है, तो ऐसे समझो 8वीं क्लास तक फ़ीस नहीं लगती है, 9वीं क्लास से फ़ीस लगना स्टार्ट हो जाती है, 46 से 50 तक, ठीक है। तो वित्त लेखा परीक्षा, राज्य जिला आपदा प्रबंधन कोष और आपदा शमन कोष के बारे में बात करें। देखो 9वीं से फीस लगने लगती है स्कूलों में, तो 9 अध्याय आपका क्या करेगा, ये वित्त से संबंधित होगा। धारा आपकी क्या से कहाँ तक होगी, 46 से 50 तक। अब देखिए 9 के बाद 10, 51 से 50, देखो फिर से 10 में 10 जोड़ दो, तो 51 से 60, तो 51 से 60 आपकी हो गई। अध्याय 10 में अपराध और शक्तियाँ। 10th क्लास में जब बच्चा आ जाता है तो उसके ऐसा लगता है मेरे पास बहुत शक्ति आ गई, वो अपराध की प्रवृत्ति उसके दिमाग में आ जाती है। तो 51 से लेकर के 60 तक, तो हम कहेंगे बच्चे से, देखो बेटा जब आप 50 साल के हो जाओगे तब नहीं तुम इतना गुंडागर्दी करोगे। तो 51 से 60 तक हमारी क्या हो गई आपकी, ये चलता रहेगा आपका अपराध की और शक्तियाँ, अपराध एवं शक्तियाँ, उसका दंड, अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन करने, झूठी चेतावनी फैलाने, धन का गबन करने तथा लापरवाही बरतने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद आपका आएगा अध्याय 11 में आते हैं, तैसे बुढ़े हो जाते हैं, रिटायर होने की नौबत आ जाती है स्कूल से, दूसरे स्कूल में पहुंचने लगते हैं,
पास हो जाते हो, अच्छे नंबर आ जाते हैं तो पापा बढ़िया पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं तो फिर सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। तो अब देखो सठे आ गए, 11 जब 10th हो गई, जब 11 में आए तो सठे आ गए 61 से 79 तक। इसमें क्या है, मुआवजे के समय भेदभाव, धर्म जाति लिंग के आधार पर निषेध और केंद्र राज्य के नियम बनाने की शक्ति है, न्यायालय के अधिकार से छूटे वगैरह की बातें कही गई हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं।